नमस्कार, सुप्रभात। राज्य के जितने भी योद्धा हैं जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज हमारे संस्थान के द्वारा महामैराथन का एपिसोड शुरू हो चुका है, जिसमें आज शुभारंभ सुबह 8 बजे से हुआ है। अब ये लगातार परीक्षा तक यानी कि 21 फरवरी तक जारी रहेगा। आप लोग रोज़ाना हमारे साथ रेगुलर एमसीक्यू का लाभ जरूर लें, क्योंकि ये प्रयास अभ्यास आप लोग को एक नया कॉन्फिडेंस देगा जो आपके आने वाले 22 तारीख के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे टीम के द्वारा चलाए जा रहे सारे मैराथन क्लास को पूरा अटेंड करेंगे और इसका आप लोग लाभ लेंगे। जहाँ कहीं पे आपको डाउट हो, कहीं पे कोई सुझाव आपका रहे, कमेंट जरूर करिएगा। आपका एक कमेंट, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आप जरूर करिएगा ताकि हमारे टीम का मनोबल और बढ़ सके और हमारी टीम आपके लिए और बेहतर कर सके। इसी प्रकार से हमारे संस्थान द्वारा जो है सीजी व्यापा में जो आगामी परीक्षाएं हैं, मंडी निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, फायरमैन, नगर सेना, इन सारे के लिए भी कक्षाएं होती हैं। इनकी जो है एमसीक्यू मैराथन क्लासेस भी होंगी। जिस प्रकार से सीजी टेट के हमारे संस्थान में जो है 12-12 घंटे का क्लास हुआ, सीजीपीएससी के लिए भी आप लोग के लिए शानदार क्लास जो है लगातार अब चालू रहेगा, तो आप इसका पूरा लाभ लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ जो है करा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जो है इतिहास, आप लोग का जनजाति, भूगोल, कला, संस्कृति, बोली, भाषा, ये सारा कुछ को जो है इन 8 दिनों में कवर करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था, ये भी सारा कुछ होगा। तो आप सभी अभ्यर्थी कम से कम एमसीक्यू को देखकर आप लोग अपना अभ्यास कंटिन्यू रखेंगे। जितने भी देख रहे हैं सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ बच्चे आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, अभी मैं आप लोग को आज के सेशन में पूरा प्राचीन इतिहास को कवर कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए सवाल है पहला, पाषाण काल से छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में प्राप्त हुआ है? इस टाइप के आंसर बहुत आते हैं। छत्तीसगढ़ का जो जीके है, छत्तीसगढ़ जो है, आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे जो फैक्ट हैं मैपिंग आधारित आप लोग को रिवाइज करना है। जितने भी चैप्टर हैं उसके मैप के आधार पर जो आप लोग नोट्स बनाए होंगे क्लास में, जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाया है, उसको आप लोग जो है देखकर बार बार रिवाइज करेंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है ऑटोमेटिक अच्छे से डेवलप रहेगा। वहाँ पर प्रश्न जो है घुमावदार रहेगा तो भी आप बना सकते हो, पर बेस क्लियर रहे। चलिए, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है, ध्यान दीजिएगा सभी अभ्यर्थी कमेंट भी करेंगे। कई अभ्यर्थी जो है कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अब आ रहा है कमेंट में, देख रहा हूँ सब कमेंट में देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डरना नहीं है, आप लोग सभी जो है कमेंट जरूर करिए। और ये जो है आप लोग के मंडी निरीक्षण में भी काम आएगा, ऐसा नहीं काम नहीं आएगा। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रायगढ़। तो ध्यान रखिएगा, जब भी बात होती है पाषाण काल की, तो छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर संभाग है, आप जानते हो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने संभाग है? 5 संभाग हैं। आप सभी को याद रखना है संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, तहसील कितने हैं, विकास खंड कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में जो है तहसील 251 याद रखना है, विकास खंड 146 याद रखना है, 5 संभाग है। ये आपका सरगुजा संभाग राज्य बनने के बाद पहला संभाग बना है, आपको याद रखना है 2008 में। उसके बाद आपका बिलासपुर संभाग, इसको याद रखना है, राज्य बनने के बाद दूसरा संभाग है, ये आपका 1956 में बना है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो ये आपका दुर्ग संभाग जो सबसे लास्ट में बना है 2013 में बना है। रायपुर संभाग सबसे पहला बना है, आपको याद रखना है 1862 बना है। और उसके बाद बस्तर संभाग आपको याद रखना है 1981 में बना है। तो जब भी बात आती है प्रागैतिहासिक काल का, तो बिलासपुर सबसे नंबर बनाता है। और बिलासपुर में जो है रायगढ़ जिला, आपको ध्यान रखना है, सबसे खास है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में जीवन की शुरुआत, मानव जीवन की शुरुआत, सबसे पहले इंसान कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पे जन्म लिया, छत्तीसगढ़ के कौन से कहना चाहिए जिला में, तो आपको बोलना है दिन दहाड़े रायगढ़।
तो याद कर लो रायगढ़। रायगढ़ में कई सारे ऐसे जगह हैं जहां हमें प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, और पाषाणकालीन साक्ष्य वहाँ पे स्थित विभिन्न प्रकार के जो पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर हमें शैल चित्र के रूप में मिले हैं, जहाँ पर आदि मानव लोग रहते थे। स्पष्ट हुआ? तो पहला आंसर जो है आप सभी को याद रखना है। ये हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड, सभी लोग अब तैयार रहेंगे दूसरे प्रश्न के लिए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहां पर देखेंगे सर्वाधिक शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले में है, और यहां पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिएगा। बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा। बेसिक क्वेश्चन है आज के बिल्कुल, और धीरे धीरे आप लोग का लेवल बढ़ेगा। अभी लगातार 8 दिन मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो ये आज का बिल्कुल बेसिक लेवल है, फिर धीरे से हमारा जो है क्लास का लेवल बढ़ जाएगा। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं अभी सीजीपीएससी के मैं पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक भर्ती वाले जो है कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों के लिए जो है जो मैंने कहा है उस पर काम करूँगा, निश्चिंत रहिए ना। बाकी आज सीजीपीएससी वालों को मैं करा रहा हूँ तो सीजीपीएससी वाले सभी जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या है बताइए? देखो, सरगुजा, कबीरधाम, रायगढ़, बिलासपुर सभी खास जिले हैं, क्या लग रहे हैं? और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रायगढ़। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन बदल गया, ए से बी हो गया, बी सी हो गया तो चेंज हो गया, रायगढ़ ही लेना चाहे, ठीक है। तो शैल चित्र के लिए सबसे खास जिला आपको याद है रायगढ़। ओके, चलिए अगला सवाल है, चंवरढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जगह का नाम है चंवरढाल पहाड़ी। यहाँ पर स्थित है एक शैल चित्र, ठीक है। शैल चित्र का स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़, बसनाझर, सिंगनपुर, टेरम। ये चारों के चारों जगह जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। इसको याद रखना, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कबरा पहाड़ कौन से जिला में है, बसनाझर कौन से जिला में है, सिंगनपुर कौन से जिला में है, टेरम कौन से जिला में है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो है पूछा जा रहा है चंवरढाल पहाड़ी। ये पीएससी में पूछा जा चुका है, चंवरढाल पहाड़ी का क्षेत्र जो है राज्य के किस जिले में स्थित है या अवस्थित है या फैला हुआ है या विस्तार है, इस टाइप से सवाल पूछा जाता है। बस्तर संभाग, ये हमारा सरगुजा संभाग, ये आपका बिलासपुर संभाग, और ये दुर्ग और रायपुर संभाग। चंवरढाल की पहाड़ी बहुत ही खास है। ये पहाड़ी बिल्कुल ये कटा कटा पहाड़ी है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से ये मान के चलो कि चंवरढाल जो पहाड़ी है इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 500 से 600 मीटर वाली हाइट की है। पहाड़ है लेकिन एकदम ज़्यादा हाइट वाला नहीं है। और इस पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? कोशिश करिए, क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन आना चालू हो गए हैं। सी, ओके ओके, ट्राई कर रहे हैं, क्या बात है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिंघनपुर, सिंघम। तो यहाँ रखेंगे सिंघनपुर। चंवरढाल जो पहाड़ी है यहाँ पर सिंघनपुर जो है खास जगह है, और ये सिंघनपुर को हमेशा के लिए हमें याद रखना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मानव जीवन स्थली का केंद्र बिंदु है सिंघनपुर। यहाँ पर कहा जाता है कि सबसे पहले मानव जीवन की शुरुआत हुई है, ऐसा माना जाता है। और यही वजह है कि इस सिंघनपुर को छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। इस शब्द को आप सुने रहिएगा, भीमबेटका। भीम का बेटा मत बोलना, भीमबेटका। भीमबेटका ये वह स्थान है जो पूरे दुनिया में फेमस है। भारत में तो है ही है, दुनिया में फेमस है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले मानव जीवन का प्रमाण साक्ष्य भीमबेटका मिला है, और ये हमारे मध्य प्रदेश में है। मातृ राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ पर जिला रायसेन है, रायसेन पर स्थित है भीमबेटका। वहाँ पर जो है दुनिया का पहले मानव जीवन का साक्ष्य मिला है। तो उस का उपमा रूप में अलंकृत करते हुए छत्तीसगढ़ में
जो है छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कौन सा होगा बोलने से सिंघनपुर। सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है, आपको याद रखना छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा। अब प्राचीन गुफा मतलब ऐसा नहीं कि गुफा प्राचीन है, प्राचीन इन द सेंस ये है कि यहाँ पर मानवों की जो है जीवन की जो है साक्ष्य मिला है, इसलिए ये सबसे प्राचीन गुफा हो गया आपका सिंघनपुर। स्पष्ट है। और ये सिंघनपुर जो है चंवरढाल पहाड़ी पर स्थित है। और इधर ही आपके एक और पहाड़ी याद रखना, गजमार की पहाड़ी, इसी से जुड़ा हुआ है गजमार की पहाड़ी, ये आपको याद रखना, गजमार की पहाड़ी। और इसी क्षेत्र में जब अंग्रेजों के ज़माने में जब रेल का जब विस्तार हो रहा था, रेल पटरी बिछ रहा था, तभी जो है इस जगह की खोज हुई, सिंघनपुर की खोज। तो ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो सिंघनपुर है, इस सिंघनपुर के जो है खोज किनके द्वारा की गई? सिंघनपुर गुफा ऑनलाइन में कोई अभ्यर्थी बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, अगर भूल गए होंगे तो सिंघनपुर गुफा की जो खोज है वो एंडरसन के द्वारा हुई है, आपको याद रखना है, एंडरसन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एंडरसन। 1910 में ये लोग जब रेल के लिए पटरी बिछा रहे थे नागपुर, मुंबई से नागपुर, नागपुर से हावड़ा के लिए यानी कलकत्ता के लिए, तो यहाँ से लाइन जब बिछा रहे थे तो खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जब भारतीय इतिहास आप पढ़ते हो तो भारतीय इतिहास में जो मोहनजोदाड़ो है, चंद्रहुदड़ो है, हड़प्पा जो घाटी सभ्यता आप सुने होंगे, वहाँ पर भी उसकी खोज जो है अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी। वहाँ पर भी रेल पटरी का कार्यक्रम चल रहा था। लॉर्ड डलहौजी के समय जब भारत का आधुनिकीकरण हो रहा था तो भारत के जगह जगह पर जो है रेल का जो है एकीकरण, रेलवे का विस्तार हो रहा था। तो उसी तारतम्य में कह सकते हो कि यहाँ पर भी उस कार्य के चलते जो है अचानक जो है सिंघनपुर गुफा की खोज हुई। और इसकी खोज करने वाले कौन है? एंडरसन। और इसके संगवारी का नाम है वेलिंगटन, आपको याद रखना है। ठीक है, वेलिंगटन। और इसके ऊपर जो है बाद में फिर रिसर्च किया गया अमरनाथ दत्त के द्वारा। आप लोग याद रखना, अमरनाथ दत्त। एक नाम और याद आता है, याद रखना, अमरनाथ दत्त। भारतीय थे, ये भी रेलवे में इंजीनियर अधिकारी थे, है ना, रेलवे इंजीनियर। और सहयोगी याद रखना, वेलिंगटन। तो 3 लोगों का नाम याद रखिएगा जब भी बात सिंघनपुर की हो, एंडरसन, वेलिंगटन और अमरनाथ। तो टन सन है ना, सिंघनपुर आपको ध्यान रखना है। स्पष्ट हुआ? चलिए, ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं वीडियो को लाइक करना ना भूले और फिर लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। ये जो सिंघनपुर गुफा है, इसके बारे में कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के शैल चित्र जो मिले हों, उसमें कलर जो है खास जो पाया गया है वो गेरुए रंग का है। ठीक है, और इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो है सांप, ठीक है, कहते हैं जीव जंतु। अब उस समय के आदि मानव लोग उस आसपास में जो भी देखते थे उनका चित्र रूप में जो है वहाँ पर पेंटिंग, रॉक पेंटिंग करते थे। शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग। तो वहाँ पर लाल रंग, गेरुआ रंग में जो है सांप वगैरह का, ठीक है, अपना, ठीक है, घोड़ा वगैरह का, ये घोड़ा बोलता हूँ, मगरमच्छ वगैरह का, घड़ियाल वगैरह का जो चित्र उसमें उकेरे हुए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, खास सिंघनपुर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका तीसरा सवाल। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है? कबरा पहाड़ या फिर कबरा गुफा। सपोज ये क्या है, आपका एक पहाड़ है जहां पर गुफाएं हैं, प्राचीन गुफाएं, प्राकृतिक गुफाएं। ये मानव निर्मित नहीं है, ठीक है, ये प्राकृतिक गुफाएं हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं। दैट इज केव्स, गुफा। पहाड़ का नाम है कबरा पहाड़ और यहाँ पर स्थित गुफा का नाम हो जाएगा फिर कबरा गुफा। किस जिले में स्थित है? फटाक से बताइए, ऑनलाइन के जितने भी अभ्यर्थी हैं फटाक से बताएंगे। और यहाँ पर जो है जवाब आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, रायगढ़। तो ध्यान रखिएगा, रायगढ़ में है कबरा पहाड़, कबरा गुफा। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप सभी को अच्छे से याद रखना है कबरा पहाड़ को लेकर। ठीक है, कबरा पहाड़, इसके बारे में आपको याद रखना है, जिसके लिए अमरनाथ दत्त को हमेशा याद रखिएगा। अमरनाथ दत्त ये वो शख्सियत है जिन्होंने रायगढ़ में, आपको याद रखना, कबरा पहाड़ के ऊपर खोज किया। ये खोज करते हैं,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिंक करना है। कबरा पहाड़ कहाँ है बोलने से रायगढ़। किसने खोज किया? अमरनाथ दत्त ने खोज किया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये गजमार पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये कबरा पहाड़ का जो आधार है ये क्या है? गजमार, गजमार की पहाड़ी पर स्थित, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में जब स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा तो आपसे ये पूछा जाए कि कबरा पहाड़ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन दिया रहेगा, इस पहाड़ की अंदर गुफा की खोज अमरनाथ दत्त के द्वारा की गई, ये रायगढ़ जिले में है, ये गजमार की पहाड़ी पर स्थित है, ऐसा करके दुनिया भर के स्टेटमेंट दिया रहेगा। और स्टेटमेंट सवाल तभी बनते हैं जब उसके बारे में वृहद जानकारी होती है, डीपली जानकारी होती है। स्पष्ट है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो कबरा पहाड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है सबसे जो खास इस प्रश्न की जो सबसे खूबसूरती है, आपको ध्यान रखना है कि जो कबरा पहाड़ है, इस कबरा पहाड़ में ऑनलाइन वाले ध्यान रखेंगे, जितने भी अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं, कबरा पहाड़ के बारे में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे जो शैल चित्र है, शैल चित्र, इसकी जो संख्या है वो सर्वाधिक है। नंबर ऑफ रॉक पेंटिंग्स, सबसे ज़्यादा कौन से पहाड़ में, कौन से गुफा के भीतर सबसे ज़्यादा संख्या में है बोलने से आपको देखना कबरा पहाड़, कबरा गुफा में। तो कबरा गुफा में या कबरा पहाड़ की गुफा में सर्वाधिक संख्या में शैल चित्र है, आपको याद रखना। और विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न रंगों में विभिन्न रंगों में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ है तो भी नाम आएगा कबरा पहाड़। तो हम लोग छत्तीसगढ़िए हैं तो इसीलिए कबरा को हम लोग चित कबरा बोलते हैं। ठीक है, चित कबरा। तो रंग बिरंगे जब समूह हमको दिखाई देता है, इंद्रधनुष के सातों रंग मान चलो, तो हो जाता है चित कबरा। तो नाना प्रकार के रंगों का जो है शैल चित्र, रॉक पेंटिंग, लाल, ठीक है, गेरुआ, ठीक है, सफ़ेद, इस टाइप के जो है विभिन्न कलाकृतियों में शैल चित्र जो मिला है वो है आपका, आपको याद रखना है कबरा पहाड़। स्पष्ट है? और यहाँ पर याद रखिएगा, जो वन्य जीव होते हैं जैसे कि घड़ियाल है, हिरन है, सांभर है, आपका जो है छिपकली है, घोड़ा है, ठीक है, जंगली भैंसा है, यानी कि आसपास जो जीव जंतु रहते थे, बाघ वाघ है, इनका पूरा चित्र इसके अंदर पाया गया। ठीक है, जैसे आप लोग घर में, अपने घर में आजकल दुनिया भर के आप लोग फोटो फ्रेम लगा के वहाँ पर कुछ फोटो में लगवाए रहते हो, आप लोग का फोटो रहता है या फिर वन्य जीवों का फोटो रहता है। ठीक है, ऐसे हमारे जो पूर्वज थे आज से लाखों वर्ष पहले हजारों वर्ष पहले, वो लोग शैल चित्र में आसपास के जीव जंतुओं का ही फोटो यानी कि शैल चित्र बनाते थे। फिर से ध्यान रखिएगा क्या क्या चित्रों को, जैसे कि घड़ियाल है, बाघ है, ठीक है, सांभर या हिरन, आपको ध्यान रखना, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, ये सारी चीज़। घर में छिपकली देखने में बहुत आता है, छिपकली भी चित्र था। इनका रंग पूछेगा तो आपको बोलना है लाल रंग और गेरुआ रंग। अब यहाँ पर नीला, हरा, ठीक है, दुनिया भर का नया कलर, वो सब नहीं बोलना है, सिंपल कलर लाल और गेरुआ। स्पष्ट है? चलिए, और यहाँ पर हमें बहुत सारे पाषाण के औजार मिले। ध्यान रखिएगा, इस गुफा के अंदर हमें बहुत सारे औजार भी मिले हैं। वो सब औजार जो है पत्थर से बने हुए औजार। ऑनलाइन वाले याद रखें, किससे बना हुआ औजार? पत्थरों द्वारा निर्मित, जिनको हम लोग जो है लघु पाषाण औजार कहते हैं, ल्यूनेट, ट्रैपेज। ठीक है, याद रखना, पत्थर का नाम है ल्यूनेज या टैपेज, ये टेक्निकल नाम है, पत्थर से बना नहीं, पाषाण औजार। तो उस समय के मानव के पास जो है धातुओं के द्वारा या धातुओं की खोज नहीं हुई थी, तो इसलिए लोहा या फिर तांबे का जो है औजार नहीं था, पत्थरों के औजार के माध्यम से अपना जीवन चलाते थे। स्पष्ट है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा, कौन सा स्थल नवपाषाणकालीन नहीं है? आप लोग पढ़े होंगे, तो बताइए नवपाषाणकालीन नहीं है। ऑप्शन ए अर्जुनी, ऑप्शन बी चितवा डोंगरी, ऑप्शन सी कबरा पहाड़ और ऑप्शन डी टेरम। पाषाण काल, ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है पाषाण काल को 4 भागों में तोड़ा गया है। पूर्व पाषाण काल आप सभी को याद रखना चाहिए, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल
और नवपाषाण काल। तो 3 कालों में जो है भारत में आप देखेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का जब इतिहास पढ़ोगे तो यहाँ पर 4 पाषाण काल देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो 3, पूर्व, मध्य और उत्तर, लेकिन छत्तीसगढ़ में 4 पाषाण काल है। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व, मध्य, उत्तर और नवपाषाण काल। सवाल ये पूछा जा रहा है कि नवपाषाण कालीन कौन सा नहीं है। सीजीपीएससी में ध्यान रखिएगा, एक एक नंबर जमीन आसमान का अंतर ला देता है। एक नंबर पीएससी में, खासकर राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है पीएससी, जहां से चयनित होकर राज्य प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनते हैं। कोई डीएसपी बनता है, कोई डीसी बनता है, कोई तहसीलदार बनता है, तो कोई लेखाधिकारी बनता है, विभिन्न अधिकारी बनते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक एक नंबर का बहुत बड़ा खेल हो जाता है। तो इसलिए प्रश्न जब पढ़ेंगे तो वो क्या पूछ रहे हैं, अंडरलाइन करने की आदत डाल लेना। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल नवा पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो नहीं को आपको देखना है को मत पकड़ लेना। चलिए ट्राई करिए, सवाल का आंसर बताइए। ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी हैं ट्राई करिए क्या होगा। लगभग 70 से अधिक लोग जुड़े हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोगों से मेरा बारंबार अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सेशन पूरा अब लगातार 21 फरवरी तक चलेगा। कल के आप बारे में बताता हूँ, कल पूरा संडे को पंचायती राज और नगरीय निकाय के ऊपर पूरा एक वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा। तो कल संडे है, महाशिवरात्रि है, पर फिर भी आपको पढ़ाई करना है। अभी आपका कर्म, आपका पूजा है पढ़ाई, ठीक है। आपका मूल कर्तव्य है तैयारी करना, तभी आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। ऑनलाइन में जितने भी जो बिलासपुर, रायपुर, भिलाई, जहाँ कहीं से पढ़ रहे होंगे, आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप जिस हॉस्टल में बैठ के पढ़ रहे होगे, जिस घर में बैठ के पढ़ रहे होगे, उस घर के कमरे में वही आपके लिए मंदिर है, वही आपके लिए मस्जिद है, वही आपके लिए गुरुद्वारा है। वहीं आपको कर्म करना है, वहीं आपको पूजा करना है। पूरा मन, लगन और एकाग्रता के साथ, अपने पूरे पोटेंशियल के साथ आपको अपना अभ्यास करना है। ज़्यादा चिंतन, ज़्यादा तनाव नहीं लेना है, आपको बस पढ़ाई पर फोकस करना है। क्योंकि हम ज़्यादा चिंतन करते हैं, ओवर थिंकिंग, तो नींद नहीं आती, खाना खाने से डरते हैं, सोने से डरते हैं। फिर ऐसे में हमारा जो है मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाता है। और पीएससी ऐसा है कि एक एक दो नंबर से आदमी बाहर हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है काम करिएगा। कर्म ही पूजा है। पीएससी वालों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कर्म ही पूजा है। पी फॉर पेशेंस, एस फॉर सेक्रीफाइस और सी फॉर कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी जितना आप रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आया समझ में? चलिए तब सवाल के आंसर की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कबरा पहाड़। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी लोगों ने ट्राई किया है यहाँ पर खास जो है। और इस प्रश्न का जो है सही जवाब 5वीं का सी, कबरा पहाड़। तो याद रखना यहाँ पर कौन सा स्थल नवा पाषाण काल नहीं है, तो आपका कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ का याद रखना मध्यकालीन से स्थित है, ये मध्यकालीन या मध्य पाषाण कालीन से संबंधित है। बाकी अर्जुनी, चितवा डोंगरी और टेरम, ये तीनों जो है इससे संबंधित है नवपाषाण काल से। इसको याद रखना, इसका ट्रिक होता है नवा अटैची। याद रखना, नवा अटैची। नवा मतलब होता है नवपाषाण काल, आपको ध्यान रखना है। और अटैची से आपको याद रखना 3 जगह के नाम हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अ से आपको याद रखना है अर्जुनी, टे से आपको याद रखना है टेरम और ची से आपको याद रखना है चितवा डोंगरी। तो नवा अटैची, अटैची मतलब संदूक होता है ना, ये आपका नवा अटैची मान लेते हैं। इस अटैची के अंदर आप लोग क्या रखेंगे, बोन टीला। एक और खास जगह है बोन टीला करके, ये भी नवपाषाण काल से संबंधित है। बोन टीला मतलब, बोन मतलब हड्डी मान लेना, खतरे का चिन्ह, वहाँ पर ये नवा अटैची में आपको याद रखना। स्पष्ट है? इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। शानदार सवाल था, बेसिक सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रायगढ़। अब जब भी पाषाण काल की बात होती है तो रायगढ़ को सबसे नंबर 1 पे लिया जाता है। तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ के शैल चित्रों में मुख्य रूप से रंग क्या है? ऑप्शन 1 काला, ऑप्शन बी धूसर, ऑप्शन सी गैरिक, ऑप्शन डी मिश्रित। चलिए ट्राई करिए। कोशिश करने वालों की यह है ना, हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जय
कायर नहीं होती। तो जितने भी मेरे योद्धा हैं, आप सभी लोग अपने पर विश्वास रखिए कि आप लोग के अंदर 10,000 हाथी का बल है। ऐसा में हाँ, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक मानव मस्तिष्क के भीतर अनंत ब्रह्मांड के शक्ति का हुआ रहता है। इतनी शक्तियां हैं कि इंसान के भीतर, लेकिन हम लोग अपने आप को इतना कमजोर मानते हैं कि कह भी नहीं सकते। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने आप को बलवान मानोगे तो बलवान हो जाओगे, अपने आप को कमज़ोर मानोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, अपने आप को धनवान मानोगे और मेहनत करोगे धनवान हो जाओगे, अपने आप को जो है फेल्योर मानोगे तो फेल्योर ही रहोगे। इसीलिए मानना कुछ नहीं है, ठीक है। दी बेस्ट हो आप, खत्म कहानी। अपने आप कंपेयर किसी से मत करना, फालतू बेइज्जती होता है, ऐसा नहीं। चले, तो रायगढ़ के कबरा पहाड़ में शैल चित्रों में मुख्य रूप से रंग क्या है? और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप लोग का जो जवाब आ रहा है वो सी आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, गैरिक। तो याद रखना, गैरिक मतलब तो गेरुआ रंग। गेरुआ रंग हल्का जो लाल होता है, ये मान के चलो कि जो ईटा कलर होता है ना, ईटा का कलर आप लोग देखे होंगे, ईटा का कलर पक्का वाला ईटा, लाल वाला ईटा, ठीक है, उसका कलर बोलते हैं गेरुआ रंग। तो गैरिक या गेरुआ रंग का होता है, आपको ध्यान रखना। आप लोग रामायण महाभारत देखे होंगे। महाभारत वो जो पुराना वाला जो मेन महाभारत जो बहुत फेमस हुआ था, उसमें नीतीश भारद्वाज कृष्ण का रोल किए थे, उसमें देखना हस्तिनापुर वगैरह में जो महल वगैरह बना है, उसमें जो रंग वगैरह में पुताई हुआ है भवनों का, वो गेरुआ रंग में हुआ है, समझ में, गेरुआ रंग। तो जो कबरा पहाड़ है वहाँ पर शैल चित्रों में जो मुख्य रंग है वो गैरिक है, याद रखना, या गेरुआ। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आते हैं पाषाण काल से आगे बढ़ने के बाद वैदिक काल से, ठीक है, आगे आपका महाकाव्य काल। आपको ध्यान रखना है महाकाव्य काल। इस महाकाव्य काल को जो है पौराणिक काल के नाम से जाना जाता है। और इस पौराणिक काल के भीतर आपको ध्यान रखना है दो काल आते हैं, एक है राम जी का रामायण काल और कृष्ण जी का महाभारत काल। तो रामायण काल और महाभारत काल, इन पर आधारित कुछ प्रश्न आप देख पा रहे हो। सवाल आपके सामने है। जनश्रुतियों के अनुसार रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के स्थान और उनसे संबंधित मान्यताओं के साथ सही संबंध जोड़िए। ऑप्शन ए, लव कुश का जन्म, श्री राम द्वारा भूदेवी का पूजन, लोमश ऋषि जी का आश्रम, अत्रि मुनि का आश्रम। सही विकल्प चुने। चलिए ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब, ट्राई करिए। विच वन इज द करेक्ट आंसर, ट्राई करिए। प्रयास करें, क्या होगा इसका सही जवाब। कमेंट देख रहा हूं यहाँ पर, लोगों का रुझान जो है वो जा रहा है बी की तरफ। बहुत बढ़िया। और सभी कमेंट देख रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब प्रतिभागियों का बी की वजह है। और करेक्ट, बिल्कुल बी इज करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर लव कुश का जो जन्म हुआ है, आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ है, तुरतुरिया में हुआ है। सभी अभ्यर्थी याद रखिएगा, लव कुश भगवान राम माँ सीता के पुत्र लव और कुश, इनका जन्म तुरतुरिया में हुआ है। और इसे याद रखिएगा, ये कौन से जिले के अंतर्गत आता है, तो हमें याद रखना है वर्तमान 33 जिलों के आधार पर बलौदा बाजार में स्थित है तुरतुरिया। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है किनका आश्रम था, ठीक है। तो आपको याद रखना है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में याद रखिएगा। ये वाल्मीकि जी छोटे मोटे ऋषि मुनि नहीं थे। ये वाल्मीकि ऋषि के बारे में आप लोग सुने होंगे पौराणिक कथाओं में कि पहले ये चोर डाकू थे, बाद में जो है नारद मुनि से एक मंत्र मिला, ठीक है, राम करके, राम को उन्होंने मरा मरा बोला। राम भी नहीं बोल पाते थे, इतना इनका वो था, राम नहीं बोल पाते थे, क्या बोलते थे, मरा। लेकिन मरा मरा बोलोगे तो राम सुनाई देता है, तो भगवान का नाम से इनका बुद्धि इतना प्रखर हो गया, इतना प्रखर हो गया कि ये बन गए आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी त्रिकालदर्शी। और
रामायण की इन्होंने रचना कर डाली। रामायण ये जो महाकाव्य है इन्होंने सबसे पहले लिखा वाल्मीकि ने। इस दुनिया में सबसे पहले रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि ने। वो भी राम जी इस धरती में आए नहीं थे उससे पहले ही 1000 वर्ष लिख दिए पहले ही। राम नाम में इतनी शक्ति, भगवान नाम में इतनी शक्ति। तो वहीं का आश्रम था तुरतुरिया, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ, परवरिश हुआ। तो क्या कितनी महिमा है देखो मंत्र की। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण के पहले ही लिख डाला, 1000 वर्ष पहले ऐसा कहा जाता है। और वो देखो कुदरत का नियम कि राम जी के जब है ना जीवन आया, अवतरण हुआ, तो उनके बच्चे यहाँ पर पले बढ़े तुरतुरिया आश्रम में। एक खास जगह याद रखिएगा, इसलिए वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम भी है और वहाँ पर बालमदेही नदी जो है बहती है। अगला है श्री राम द्वारा भूदेवी का जो पूजन हुआ है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर रामाराम। रामाराम के बारे में याद रखना है, कौन से जिला में बोलने से? सुकमा। तो सुकमा राज्य का दक्षिणतम जिला, जहाँ पर 17 डिग्री 46 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पर टच होता है सुकमा जिला। यहाँ पर प्रसिद्ध जगह है रामाराम। और रामाराम इसलिए रखा गया कि रामायण कालीन में जब वनवास का दौर चला था तो राम जी ने जहाँ वहाँ पर भूदेवी का पूजन किया, भूमि पूजन किया कहना चाहिए, स्पष्ट याद रखिए सुकमा। और लोमस ऋषि का आश्रम आपको याद है राजिम। लोमस ऋषि राजिम याद है, राजिम कौन से जिला में है? तो ये हमारा गरियाबंद जिला, रायपुर संभाग के अंतर्गत गरियाबंद राजिम। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से याद रखना है, भूलिएगा मत। तो गरियाबंद आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोमस ऋषि का आश्रम राजिम। अब आते हैं आगे, अत्रि मुनि का आश्रम। ठीक है, लोमस ऋषि के बारे में याद रखिएगा, ये कल्पांत जीवी हैं, खरबों वर्ष जीने का इनको वरदान प्राप्त है। और लोमस ऋषि के आश्रम के बारे में याद रखिएगा कि जो कुलेश्वर महादेव मंदिर है, आप जाएंगे राजिम में तो 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम, सोंढूर, पैरी और महानदी के संगम पर ही ये लोमस ऋषि का आश्रम है, जहाँ पर रामायण काल में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण सहित वहाँ पर सत्संग सुनने गए थे। और उनके कहे अनुसार जो है कुलदेव जानते हो भगवान शिव का जो है लोकार्पण हुआ माता सीता राम जी के द्वारा रेत से, और वहीं पर कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो ये खास लोमस ऋषि के बारे में आपको यहाँ रखना है। ओके, अब बात करते हैं अत्रि मुनि का आश्रम। तो अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ बोलने से? सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी वर्तमान में कौन से जिला में है? तो सभी याद रखिए एमसीबी वर्तमान 33 जिलों में एमसीबी। तो याद रखना एमसीबी जो जिला है इसका पूरा नाम सबको पता होना चाहिए। भूपेश बघेल के शासनकाल में मनेन्द्रगढ़ तहसील, चिरमिरी तहसील और आपका भरतपुर तहसील, इन तीनों तहसील को संयुक्त रूप से जो है एक नया जिला का दर्जा मिला, एमसीबी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये आपका 32वां जिला है ना, राज्य का 32वां जिला है आपका सीतामढ़ी। और इस सीतामढ़ी में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है खास जो नदी है, आप लोग सुने होंगे, नदी जो बहती है एमसीबी में, जहाँ पर रामायणकालीन सीतामढ़ी है। ये सीतामढ़ी के बारे में याद रखिए, इनको जो है रसोई बोलते हैं, सीता जी का रसोई, सीता जी का रसोई या किचन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सीता जी का रसोई। स्पष्ट है? तो सभी इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीता जी का रसोई आपका सीतामढ़ी। ओके, और यहाँ पर जो है अत्रि मुनि का आश्रम। अत्रि मुनि का आश्रम यहाँ पर जो है माता सीता जी और राम जी छत्तीसगढ़ में जब आए वनवास के दौरान, तो पहला जो चरण है कह सकते हो, पहला चरण एमसीबी जिला में पड़ा। और वहाँ पर पहला उनका ठहराव जहाँ पर रहे काफ़ी दिन, वो था सीतामढ़ी स्थान, जहाँ पर अत्रि ऋषि रहते हैं। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं माता अत्रि के, सॉरी गलती होगी मेरी से, ऋषि जो महर्षि अत्रि हैं, इनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? धर्म पत्नी का नाम, अत्रि जी के पत्नी का नाम आप लोग बता सकते हैं? उनमें इतनी शक्ति थी कि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना के अपने गोद में पाला, इतनी उनकी प्रचंड तपस्या थी, अगर आप लोग बता सकते हो। और ये जो इनकी धर्म पत्नी इतनी विशाल कि इन्होंने जो है पत्नी धर्म के बारे में माता सीता को ज्ञान दिया, अत्रि की। एनीबडी को बता सकते हो? वेरी गुड, अनुसुईया, माता अनुसुईया, तो नाम है अनुसुईया।
उन्होंने बताया कि सीता मैया कि आप जो है वनवास में आए हो, यहाँ जंगल में शेर भालू खोली है, दुनिया भर के राक्षस देव दानव रहते हैं, दानव दैत्य, तो आपको जो है बच के कैसे रहना है, कैसे अपने आप को डिपेंड करना है, उसके बारे में सारा कुछ जो है जानकारी अनसुईया ने उनको दिया। ठीक है, तो ये खास प्रश्न आपको याद रखना है। रामायण कालीन से संबंधित मैंने समस्त जानकारी लगभग दे दिया है। बाकी छत्तीसगढ़ में जो है रामायण काल से संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे अगर कोई ज़्यादा जगह ठहरे हैं, ज़्यादा समय तक ठहरे, तो वह है छत्तीसगढ़। बोला जाता है कि 14 वर्षों में 10 वर्ष जो है भगवान राम जी का ठहराव छत्तीसगढ़ में हुआ। और छत्तीसगढ़ में भी अगर पूछा जाए कि कौन से संभाग में सबसे ज़्यादा समय तक रुके, 5 संभाग दिया रहेगा, तो 5 संभाग में आपको याद है बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा समय व्यतीत किए। राम जी को बस्तर सबसे ज़्यादा पसंद था, और इसी वजह से देखोगे बस्तर में बहुत सारे गुफाओं में शिवलिंग देखोगे उनके द्वारा बनाए हुए। ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में लगभग 75 जगह हमें प्राप्त हुए हैं जो कि रामायण काल से जुड़ा हुआ है, और ये 75 जगह को अब जोड़ा गया है, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए जो खास राम वनगमन पथ बनाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, राम वनगमन पथ 75 जगहों को जोड़ने के लिए, जिसके लिए 2260 किलोमीटर है। आपको याद रखना है 2260 किलोमीटर का राम वनगमन पथ। प्रश्न आएगा कितने किलोमीटर का, तो 2260 किलोमीटर का राम वनगमन पथ बनाया गया है। स्पष्ट है। और इसमें 2 आदमी का बहुत बड़ा योगदान है, जिनके वजह से जो है ये 75 जगह जो है पता चला। 75 जगह के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, महारामायण से, वाल्मीकि रामायण से। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 लोगों का नाम आता है विशेष रूप से, मन्नू लाल यदु और हेमू यदु। ठीक है, मन्नू लाल यदु और हेमनाथ यदु। तो ये जो है यदु ब्रदर्स, याद ना, यदु ब्रदर्स, यदु दऊ में दूझक दू हो गए, दूझक 1 और 2, मन्नूलाल और हेमनाथ। ठीक है, तो याद रखना मन्नूलाल और हेमनाथ या हेमू आपको याद रखना है। मन्नूलाल का जो है किताब का नाम था बहुत ही खास, दंडकारण्य करके, दंडकारण्य रामायण। और हेमू यदु का नाम है, बुक का नाम छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। तो ये किताबों के माध्यम से हमें पता चला है। स्पष्ट है। और ये राम वनगमन बेहद खास एग्जाम में 12 पूछता है पीसी में, जिसमें जो है प्रथम चरण में 10 जगहों को शामिल किया गया। ठीक है, श्री राम वन गमन पर्यटन पथ, या पथ भी बोलोगे तो भी चल जाएगा। तो श्री राम वनगमन पथ में टोटल 75 जगह है, जिसमें प्रथम चरण में कितने जगहों का चयन हुआ, आपको 10 जगह याद रखना। और इसका शुरुआत हुआ रायपुर के आरंग क्षेत्र में स्थित कौशल्या धाम से, माता कौशल्या धाम चंदखुरी, वहां से इसका शुभारंभ हुआ। ये आपको याद रखना है। स्पष्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत बताइए। ऋषभ तीर्थ, इनकी जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है? रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र। ध्यान से देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी हैं, जो लोग लाइक करना भूल गए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हमारे चैनल में अब CGPSC के लिए जो निःशुल्क मैराथन क्लास है वो आपको लगातार अभी देखने को मिलेगा। चलिए ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी अभ्यर्थी ध्यान से देखेंगे। और अभ्यर्थियों का जवाब आना चालू हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ट्राई करिए। बहुत बढ़िया, ट्राई करिए। और यहाँ पर सी भी आ रहा है ना, लोगों का जवाब सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। आदि पुराण में, महाभारत में ऋषभ तीर्थ का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत न ए है, न सी है, न डी है। सही जवाब है बी, महाभारत। तो ऋषभ तीर्थ, जिनको आदिनाथ या आदिदेव कहा जाता है, और ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं, इन्होंने स्थापना की जैन धर्म को, इसीलिए इनको पहले गुरु माना जाता है, ऋषभ तीर्थ को, आदिनाथ को, आदिदेव को।
और ये जब जी रहे थे तो इनके जीवन काल में वो जो दौर था वो था महाभारत काल। ठीक है, तो इनका जो है वर्णन महाभारत में है, ऐसा है। तो और महाभारत में 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर है, जिनको 18 पर्व बोलते हैं। चैप्टर को उसमें पर्व, तो इसी में से एक पर्व का नाम है वन पर्व। याद रखिएगा, वन पर्व। कैसे याद रखोगे? खुद ऋषभ तीर्थ जंगल में रहते थे, जंगल मतलब वन, वन से आधारित वन पर्व। वन अध्याय या वन पर्व में जो है आपको मिलेगा ऋषभ तीर्थ के बारे में जानकारी। और ये जो ऋषभ तीर्थ है जांजगीर चांपा में है, जिला बोलने से जांजगीर चांपा। लेकिन याद रखिएगा ये पहले जांजगीर चांपा था, अब जब 33 जिला बन गया है तो इसको अब नया जिला लेना है शक्ति। तो याद कर लेना, शक्ति जिले में स्थित है आपका ऋषभ तीर्थ, जिसको वहाँ के लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ में दमऊ दरहा। ठीक है, या फिर बोलते हैं गुंजी, दमऊ दरहा या गुंजी। तो ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी हैं दमऊ दरहा या गुंजी। स्पष्ट है? तो ये आपके ध्यान, तो महाभारत के वन पर्व में उल्लेख है, आपको याद रखना है। कई लोग आदि पुराण बोल रहे हैं, हाँ, आदि पुराण नहीं लेना है, क्या लेना है? महाभारत। स्पष्ट है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज, राजा मोरध्वज महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। राजा मोरध्वज से संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आरंग, हल्लारी, रतनपुर, रायपुर। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 4। जब इस टाइप से प्रश्न आते हैं तो बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सेलेक्ट करें क्वेश्चन के आंसर। चलो ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। ट्राई करिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा मोरध्वज, इनका मोरध्वज, मोर को मयूर भी बोलते हैं, तो मयूर ध्वज भी इनका नाम था, आपको ध्यान रखना, मयूर ध्वज। चलिए सभी अभ्यर्थी ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। अगर इस प्रश्न को सवाल को हल कर दिए तो आप लोग का CGPSC प्री क्लियर, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन आरंग और रतनपुर सही है। तो 1 और 3, कहाँ 1 और 3? ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 3। तो याद रखिएगा, आज जो हमारे मोरध्वज है, राजा मोरध्वज महाभारत की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। और इनका जो नगर है वो है आरंग और रतनपुर। ये इनकी प्रथम राजधानी थी, याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरी राजधानी बनी आरंग। ठीक है, ये दूसरी राजधानी। तो राजा मोरध्वज के बारे में आपको याद रखना है, महाभारत में इनका नाम आता है, महाभारत लड़ाई में शामिल हुए थे, कौरवों की ओर से हुए थे, पांडवों की ओर से नहीं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि सेना को उन्होंने कौरवों ने रख लिया था। तो रतनपुर प्रथम राजधानी आरंग, और आरंग आपको ध्यान रखना है ये हमारे रायपुर जिला में आता है, और रतनपुर आपका बिलासपुर जिला में आता है। और ये दोनों, आरंग ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक स्थल है, रतनपुर भी आपका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और कह सकते हो पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, दोनों अपने आप में विशेष है, ये ध्यान रखना। तो दोनों जगहों में जो है इनकी राजधानी थी। मोरध्वज आपको याद रखना है, और इनके पिता का नाम ताम्रध्वज, मोरध्वज ताम्रध्वज। और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि जब आर्य से काटा गया तो नाम पड़ गया आरंग। आरंग का प्राचीन नाम क्या था बोलने से? भांडेर। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बहुत बनते थे, इसलिए नाम था भांडेर नगरी। राजर्षि तुल्य वंश का प्रथम राजधानी था आरंग, आपको याद है, राजर्षि तुल्य वंश का। स्पष्ट है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम था? इंद्रपुर, इंद्रपुर। अच्छा ध्यान सुनिएगा, जब बात रामायण काल की आती है, महाभारत काल, तो हमेशा पूछा जाता है महाभारत काल में जो है राजधानी क्या थी करके बार बार सवाल पूछा जाता है। स्पष्ट है? तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, महाभारत काल में जो है राजधानी क्या थी। ठीक है, राजधानी क्या थी, आप सभी से अगर पूछा जाएगा तो आप लोग को ध्यान रखना है। उस समय छत्तीसगढ़ को
प्राग कौशल या कौशल क्षेत्र कहा जाता था, और उस समय राजधानी था आपका श्रीपुर, ठीक है, श्रीपुर। और रामायण काल में दक्षिण कौशल कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। चलिए, इंद्रपुर किसका प्राचीन नाम है? खरौद, लक्ष्मणेश्वर, शिवनारायण, गिरोधपुरी। ट्राई करें क्या होगा इसका सही जवाब। ऑनलाइन में जितने भी विद्यार्थी हैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, आप लोगों के लिए खास जो है प्रयास किया जा रहा है। चलो ट्राई करिए, और यहाँ पर जवाब आना चालू हो गया है, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ में अगर आप देखोगे ना तो रामायण काल महाभारत के बाद अगला काल आता है आपका महाजनपद काल का। जिसे आप देखोगे पाषाण युग, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं था, ठीक है, साक्ष्य के भाव में। उसके बाद वैदिक काल आता है, और वैदिक काल में भी छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है उत्तर वैदिक काल आता है, न कि पूर्व वैदिक काल। इसके बाद आपका वैदिक काल जैसे समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर महाकाव्य काल, महाकाव्य या पौराणिक काल, जिसमें आपके दो आते हैं इसमें, रामायण और महाभारत काल। और जैसे ही महाकाव्य समाप्त होता है इसके बाद आपका आता है महाजनपद काल, महाजनपद काल। और महाजनपद काल में भी दो आपको याद रखना है, एक बौद्ध जैन धर्म और आपका बौद्ध धर्म। तो दो धर्म के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो जैन धर्म का अच्छे से पढ़ के जाना है। जैन धर्म का प्रभाव छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से रहा है, और बौद्ध धर्म का प्रभाव छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से रहा है। ओके, इसके बाद जो है महाजनपद काल के बाद जो है आपका क्या आता है, स्पेशल, ठीक है, साम्राज्य वाला युग कहना चाहिए, राजतंत्र, लोकतंत्र कह सकते हैं, राजतंत्र, ठीक है। इसमें आपका मगध साम्राज्य, तो राष्ट्रीय राजवंश और स्थानीय राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है इंद्रपुर का प्राचीन नाम था खरौद। ऑप्शन ए खरौद आपको याद रखना है। और खरौद कौन से जिला में आता है? तो जांजगीर और चांपा, ठीक है। खरौद जहाँ पर राम लक्ष्मण के द्वारा, खासकर लक्ष्मण जी के द्वारा बनाया गया मंदिर है। खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं? लाखाचौर मंदिर। हमेशा के लिए याद कर लेना, लाखाचौर मंदिर लक्ष्मण द्वारा बनाया गया एक ऐसा मंदिर जो कि रामायण काल में बनाया गया था, लाखाचौर मंदिर, जिसको लखनेश्वर या लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर में लक्ष्मण भगवान नहीं है, वहाँ पर शिव जी है, क्योंकि राम और लक्ष्मण परिवार का कुल देवता शिव जी थे। तो वो लोग जो भी भगवान बनाएंगे शिव जी को ही भगवान बनाएंगे, चाहे रामेश्वर हो चाहे लक्ष्मणेश्वर हो। रामेश्वर में भी जाओगे तो वहाँ पर राम जी नहीं है, लक्ष्मणेश्वर में लक्ष्मण जी नहीं है। रामेश्वर हो या लक्ष्मण, दोनों के आराध्य देव कुल देव शिव जी थे, इसीलिए रामेश्वर में भी शिव जी और लक्ष्मणेश्वर यानी कि लाखाचौर में भी शिव जी है। स्पष्ट रहना चाहिए, क्लियर। ओके, बाकी खरौद याद रखना, उन दिनों में जब मगध साम्राज्य के बाद जो है साम्राज्य आया, राष्ट्रीय राजवंश और क्षेत्रीय राजवंश, तो एक खास राजवंश सरबपुरी वंश के बाद जो पांडु वंश आया, तो पांडु वंश के एक राजा का नाम था इंद्रबल। इंद्रबल ने जो है इंद्रपुर के नाम से खास जगह बसाया खरौद को, ठीक है। बाद में रामायण कालीन में अगर बात करें इससे पहले, तो खरौद जो है खरदूषण का राज्य था। खरदूषण, खर और दूषण जो रावण के परिवार से संबंधित है, खर और दूषण, जिसका अंत जो है राम और लक्ष्मण ने किया। चलिए, अब यहाँ पर एक सवाल है आपका, प्राचीन इतिहास छत्तीसगढ़ के कथन के रूप में दिया हुआ है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ पर आक्रमण के लिए कौशल, महाकांतार और कलिंग के मार्ग को अपनाया। ओके, कौन से पथ के लिए? दक्षिणा पथ विजय अभियान के तहत। कारण बोल रहे हैं कि उड़ीसा के जो तटवर्ती क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं कि ये हमारा विशाल भारत, समय का अखंड भारत तो ऐसा था कुछ, ये वाला एरिया उड़ीसा का था, ये अपना छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर बात हो रही समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का इधर पाटलिपुत्र वाला है, ये बिहार वाला एरिया, यूपी बिहार, यहाँ से उनको उड़ीसा जाना था। उड़ीसा समुद्र तट पर स्थित, तो उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में जो विद्यमान व्यापारिक केंद्रों को अपने अधीन करने के लिए समुद्रगुप्त ने की अभिलाषा थी
इस वजह से उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। क्या ये बात कथन के रूप में और कारण के रूप में सही है? विचार करके बताइएगा, ट्राई करिए। सीजीपीसी के योद्धा ट्राई करेंगे। सवाल शानदार आता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जुड़ा हुआ ये घटना मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल, मगध साम्राज्य का सबसे विख्यात, प्रख्यात और सबसे लंबे समय तक चलने वाला मौर्य काल, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापना हुई, बेटा बिंदुसार और उनका बेटा जो है आपका जो है सम्राट अशोक। ठीक है, बाकी ये जो चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, ये गुप्त वंश से संबंधित है ना, ध्यान रखना, गुप्त वंश। और गुप्त वंश एक ऐसा वंश है, आपको ध्यान रखना है, जो कि भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकालीन इतिहास। तो मौर्य और गुप्त में कन्फ्यूज नहीं होना है। मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य थे और यहाँ पर चंद्रगुप्त थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, उनका बेटा समुद्रगुप्त। चलो ट्राई करिए। विक्रमादित्य, ये भी आप नाम सुने होंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? ट्राई करिए। तो गुप्त काल संबंधित है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ पर आक्रमण के लिए कौशल, कौशल मतलब छत्तीसगढ़, याद रखना, इसका मतलब होता है छत्तीसगढ़। और महाकांतर मतलब होता है बस्तर, बस्तर को क्या बोला जाता था? महाकांतर, दंडकारण्य को। और कलिंग मतलब आज का उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़, मेन छत्तीसगढ़ में रायपुर बिलासपुर वाला जो क्षेत्र है, दुर्ग बिलासपुर रायपुर, उसके बाद बस्तर अंचल और उड़ीसा, इस मार्ग को अपनाया। क्या होगा इसका सही जवाब? इस प्रश्न का अगर सही जवाब दे दिए तो आप लोग का पीएससी के आप लोग स्टूडेंट हो। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों कथन और कारण सही हैं, आपको ध्यान रखना है, कथन और कारण दोनों के दोनों सही हैं। स्पष्ट है? चलिए, शानदार सवाल था। अगला सवाल है, मौर्यकालीन सिक्के कहाँ प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन ए अकलतरा, बी ठठारी, सी तारापुर, डी मल्हार। ट्राई करिए। और इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो है छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, आर्थिक सर्वेक्षण, जनमन, इन सारे का जो है स्पेशल वीडियो आप लोगों के बीच लाया जाएगा इस 8 दिनों के भीतर। आप लोग जरूर देखिएगा मेरे साथ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ट्राई करिए। मौर्यकालीन सिक्के यहाँ प्राप्त नहीं हुए। अकलतरा, ठठारी, तारापुर, मल्हार। क्या होगा इसका सही जवाब? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मल्हार। मल्हार इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर नहीं मिला है, आपको ध्यान है। बाकी मिला कहाँ कहाँ? अकलतरा में भी मिला है, ठठारी में मिला है और तारापुर में भी मिला है। तो मौर्यकालीन सिक्के, आपको ध्यान रखना है, सम्राट अशोक जब अपनी सेना के साथ, ठीक है, सम्राट अशोक अपनी सेना के साथ जब आ रहे थे तो दक्षिण पथ उड़ीसा जा रहे थे, तो उनको जो है अपने सेना के साथ आना था, तो उनके पास सोने के ढेर सारे सिक्के थे। तो उन सिक्कों से उन्होंने खरीदी बिक्री किया होगा, कहना चाहिए। तो उनके सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ के अकलतरा, जो कि जांजगीर चांपा में है, ठठारी, आपको ध्यान रखना है, ये तारापुर, ये भी आपका जो है खास जगह है। तो अकलतरा, ठठारी, रायपुर, ये तीनों के दिनों आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में पाए गए। और यहाँ पर ये मौर्य काल से संबंधित, सम्राट अशोक से संबंधित है। याद रहेगा? ऑनलाइन वाले जितने विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, खास ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अकलतरा जांजगीर चांपा में, ठठारी वर्तमान में शक्ति में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तारापुर कहाँ है बोलने से? रायपुर, ये हमारा रायपुर जिला। फिर से एक बार देख लो, ठठारी, अकलतरा, ये आपका जांजगीर चांपा, यह ठठारी आपका शक्ति जिला। तो अकलतरा जांजगीर चांपा में याद रखिए, ठठारी शक्ति नया जिला है जो जांजगीर से अलग कर बना, और तारापुर रायपुर में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तुम्माड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तुम्माड़, यहाँ पर बात हो रही कलचुरी वंश की, तो कलचुरी वंश से आ जाइए जुड़ के। कलचुरी वंश, कलचुरी वंश से संबंधित मैं स्पेशल क्लास आप लोगों को कराऊंगा, जहाँ से हर साल सर्वाधिक प्रश्न आते हैं।
सभी अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, कलचुरी वंश से संबंधित सवाल है ये आपका। स्पेशल इस पे ऊपर 50 क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है जो सिर्फ कलचुरी वंश पर आधारित है, जिसके बारे में आप लोग को जल्द क्लास कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, कलचुरी वंश तुम्बाड़ में से शासन करने वाले वो अंतिम कलचुरी शासक थे। पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज, रत्नराज प्रथम और कलिंगराज। इस प्रश्न का अगर सही जवाब दे पाओगे तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी सही दिशा में सही तरीके से चल रही है, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब मैं आप लोग का ऑप्शन से देख पा रहा हूँ, आप लोग सी की ओर जा रहे हो और बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, रत्नराज प्रथम। तो याद रखेंगे, तुम्बाड़ हमारा जब छत्तीसगढ़ हम देखें तो उस ज़माने में कलिंग राज के द्वारा स्थापित कलचुरी राजवंश की नींव रखी गई। और कलचुरी वंश की बात करें तो ये जो कलचुरी राजवंश है छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक, और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाला कलचुरी राजवंश था, जो कि मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ कलचुरी राजवंश की स्थापना छत्तीसगढ़ के अलावा और भी राज्यों में थी, यूपी है, एमपी है ना, यहाँ पर भी था। तो तुम्बाड़ जो जगह है कोरबा में, यहाँ पर याद रखना है, बिलासपुर संभाग में कोरबा के अंदर तुम्बाड़। तो तुम्बाड़ आपको याद रखना है, राजा कलिंग या कलिंग राज, नाम में ही कलिंग राज है। इनके पुत्र का नाम था कमल राज और इनके पुत्र का नाम था रत्नराज। तो रत्नराज जिसको रत्नदेव बोलते हैं, तो कलिंग राज पहले राजा थे, दूसरे नंबर के कमल राज, तीसरे आपके रत्नराज। तो रत्नराज प्रथम आपको याद रखना, या रत्नदेव प्रथम जो है अंतिम कलचुरी शासक थे, कहाँ पर, तुम्बाड़ से। फिर इनकी राजधानी चेंज हो गई, तुम्बाड़ से कहाँ चले गए, रतनपुर। और यही रत्नराज प्रथम ने जो है यहाँ पर तुम्बाड़ से शिफ्ट किया, कहाँ, पहले ये तुम्बाड़ के राजा थे, फिर ये रतनपुर में अपना राजधानी बचाया। माता ने दर्शन देकर कहा कि पुत्र तुम तुम्बाड़ में नहीं बल्कि अपनी राजधानी रतनपुर में बनाओ, क्योंकि ये मेरा खास जगह है। यहाँ पर उनका कंधा गिरा हुआ है, जानते हो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है आपका जो है रतनपुर। यहाँ रहोगे तो आपके जो है क्षेत्र का विकास चहुमुखी होगा। तो फिर उनका राजधानी चेंज हो जाता है। तो ये आपका रत्नराज। चलो अगला सवाल है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। चलो सवाल आपके सामने है, फटाक से बताइए सभी अभ्यर्थी। रपजा रपजा, मैंने ट्रिक बताया था, रपजा रपजा ऐसे कली कमल रपजा रपजा, वेरी गुड, याद है सबको ट्रिक, बहुत सुंदर। तो किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, रत्नराज। आपको ध्यान रखना है 1050 ईस्वी में जो है इन्होंने राजधानी बनाया रत्नराज ने, ठीक है। और इसको शताब्दी बोलने से कौन शताब्दी बोलना है, 11वीं शताब्दी। एग्जाम में हो सकता है आपको शताब्दी पूछे या ईयर पूछे। रत्नराज ने जो है राजधानी को परिवर्तन किया तुम्बाड़ से रतनपुर, ठीक है। कहाँ से कहाँ, तुम्बाड़ से रतनपुर। वर्तमान में तुम्बाड़ किस जिले के अंतर्गत आता है बोलने से हमें ध्यान रखना है, कोरबा, क्लास में बताया था, रतनपुर आपका बिलासपुर। स्पष्ट। अगले सवाल को, महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। बहुत ही सरल सवाल है, चलिए ट्राई करिए, किनके शासनकाल में बनाया गया था, ट्राई करिए। कल फिर इसके ऊपर बहुत ही कठिन कठिन सवाल आपसे पूछा जाएगा। महामाया मंदिर किनके शासनकाल में बना था। ऑनलाइन के सभी अभ्यर्थी फटाक से जवाब दीजिए, महामाया मंदिर किनके शासनकाल में बना था, ट्राई करिए। सही जवाब है, बिल्कुल सही, आप लोग को सही सबके सही जवाब आ रहा है, 15 का ए, वेरी गुड। अगले सवाल के बढ़ते हैं। कोमोमंडल के अधिपति वज्जुक या वज्जुवर्मा की पत्नी नो नल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था। रत्नराज प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, प्रतापमल, जाजलदेव प्रथम। ट्राई करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा इसका सही जवाब। पत्नी के नाम आपको याद रखना है, याद रखना, नो नल्ला, ठीक है।
ये कहना चाहिए देवी है, महारानी है। नोनल्ला, राजल्ला, राजल्ला, लाछल्ला, ये सब देवियों के नाम हैं। नोनल्ला, राजल्ला, लाछल्ला, तोमल्ला, सब महारानियों के नाम हैं। सब में देवी लगा देते हैं क्योंकि ये सब महारानियां थी, राजाओं की पत्नियां, मेन पत्नी। तो यहाँ पर नोनल्ला के बारे में आपको ध्यान रखना कि इनकी पत्नी थी। और ऑप्शन आप लोग के सामने आ रहा है ए, बिल्कुल। तो इस प्रश्न की सही जवाब है ऑप्शन ए, रत्नराज। तो याद रखना, रत्न देव, रत्नदेव की पत्नी का नाम था नोनल्ला, जो कि किनकी बेटी थी? वजू वर्मा। ठीक है, वजू वर्मा जो कि कुमाऊं मंडल के जो है सामंत थे, राजा थे, उनकी बेटी से इनका विवाह हुआ रत्नदेव का। तो रत्न को नो नहीं बोलना है, किसी के सामने रत्न आएगा, डायमंड होगा, तो रत्न मतलब डायमंड होता है। डायमंड को देख के लड़की लोग तो ऐसे भी नहीं बोल नहीं सकते, शादी हो करना चाहिए, करना है कर ले बेटा। तो रत्नदेव से शादी हुआ, नोनल्ला का आपको याद है। और राजल्ला देवी की हस्बैंड का नाम था पृथ्वीराज, ठीक है, या पृथ्वीदेव। तो पृथ्वी का याद रखना, पृथ्वीराज। ठीक है, लाछल्ला आपको याद है, लाछल्ला के इनके पत्नी का नाम था जाजल देव। तो इसको जाला पकड़ लिए, इसे याद में जाजल्य देव प्रथम। तो पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम, तीनों प्रथम प्रथम है। रत्नदेव का नोनल्ला याद रखना, पृथ्वीदेव का राजल्ला, जाजल देव का लाछल्ला। ट्रिक याद कैसे रखोगे? ट्रिक हमें याद रखना है, रत्न को देखकर लड़कियां नो नहीं कहती, यस बोलेंगी। पृथ्वीराज पढ़े हो इतिहास, पृथ्वीराज, और जाला, जाला, ऐसे करके याद कर लेना। तोमल्ला जो है जगदेव के थे, जगदेव भूषण का, ठीक है, जगदेव, जगदेव प्रताप कहना चाहिए। तो ये खास प्रश्न। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश ने निम्नलिखित किस शासक ने सकल कौशलाधिपति का उपाधि धारण किया? सकल कौशलाधिपति यानी कि सकल कौशलाधिपति मतलब आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के अलावा इनका क्षेत्राधिकार जो है संपूर्ण उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। तो नाम हो जाएगा सकल कौशलाधिपति। एक होता है त्रिकलिंगाधिपति, एक उपाधि त्रिकलिंगाधिपति, और त्रिकलिंगाधिपति होता है 3 जगह, ये आपका कौशल, कलिंग यानी कि उड़ीसा, और उत्कल बंगाल क्षेत्र। तो इसको होता है त्रिकलिंगाधिपति। तो यहाँ पर पूछा है सकल कौशलाधिपति, रतनपुर के कलचुरी वंश के राजा हैं, ने ये उपाधि धारण किया। ऑप्शन है रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। ट्राई करिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। अभ्यर्थी मैं देख रहा हूँ जवाब आ रहा है, हाँ जवाब तो आ रहा है सबका। बताओ बताओ क्या होगा सही सही, क्या होगा इसका सही जवाब बताओ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है पृथ्वीदेव प्रथम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पृथ्वीदेव प्रथम। याद रखना पृथ्वीदेव प्रथम रत्नदेव प्रथम के पुत्र थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। ऑप्शन बी उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। ऑप्शन सी उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। उसने सुवर्णपुर यानी कि उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया। ये 4 कथन है, ट्राई करिए, कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। बड़ा ही अच्छा सवाल है। और अभी मैं लगातार जो है छत्तीसगढ़ जीके का, छत्तीसगढ़ जीएस का प्रैक्टिस कराऊंगा 21 तारीख तक। कल जो है पूरा दिन भर पंचायत पर आधारित रहेगा, नगरीय निकाय पर आधारित रहेगा। एक दिन में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग रतनपुर से संबंधित क्या होगा इसका सही जवाब। पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। उसके दरबार में राजशेखर नाम साहित्य था। उसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। उसने सुवर्णपुर उड़ीसा पर अधिकार किया। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। केवल सी ही सही है, आपको ध्यान रखना है। बाकी ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है। पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में नहीं बल्कि तुम्बाड़ में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का
जो है निर्माण कराया। इसके दरबार में राजशेखर का नाम का जो है साहित्यकार नहीं था, ये आपको ध्यान रखना है। सुवर्णपुरी सवाल इसमें अधिकार नहीं किया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंश के राजा सोमेश्वर देव प्रथम को पराजित किया। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये, बार बार पीएससी में बार बार पूछा। तो कलचुरी राजा ने बस्तर के एक छिंदक नागवंशी राजा है जो कि मध्यकाल इतिहास से जुड़ा हुआ है, उस राजा का नाम है सोमेश्वर देव प्रथम, उसको हरा दिया। ऑप्शन है कमल राज, रत्नराज, जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम। चलिए ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब, ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है जाजल देव प्रथम। वेरी गुड। तो याद रखिएगा जाजल देव प्रथम पूरे कलचुरी वंश का सबसे ताकतवर राजा था। आपको ध्यान रखना है इनका उपनाम था गज शार्दुल। हाथियों का शिकारी कहा जाता था आपका जाजल देव प्रथम, ठीक है। इनके पिताजी को हरा दिया था सोमेश्वर देव प्रथम, तो उसका बदला लेने के लिए जो है जाजल देव प्रथम ने जो है हराया। और कहा जाता है कि जब जाजल देव हराया सोमेश्वर देव प्रथम को, जो कि छिंदक नागवंशी के सबसे प्रख्यात परम प्रतापी शासक थे, तो उनके बुढ़ाते काल में उनको जब हराया तो उनके पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। कौन? जाजल देव प्रथम। और उनके पूरे बस्तर के जितने भी राजा परिवार थे, राज परिवार के सभी सदस्यों को जेल में बंदी बना दिया गया। पर जाजल देव प्रथम एक ऐसे क्षमाशील ना सद्गुणों के भंडार, भले ही ताकतवर थे, कलचुरियों में सबसे ताकतवर, लेकिन क्षमावान भी थे। तो सोमेश्वर देव की जो माता है गुंड महादेवी, इनकी माता जो है गुंड महादेवी, इनके कहने पर इन्होंने क्षमा मांगा कि भाई मेरे बेटे को माफ़ कर दो, छोड़ दो। तो इन्होंने जो है सहर्ष इनकी बातों को स्वीकार करते हुए इनके पुत्र को और राज परिवार में जितने भी सदस्यों को छोड़ दिया। सबको रतनपुर में जेल में डाल दिए थे। तो ये बार बार एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में जानकारी हमको रतनपुर शिलालेख से मिलती है। ध्यान रखना, रतनपुर शिलालेख से, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कलचुरी से ही, किस कलचुरी शासक ने बस्तर के छिंदक नागवंशी को, अच्छा ये तो हो गया, पराजित कर बंदी बना दिया, ये तो आप पता है ज्यादातर, वही प्रश्न रिपीट हो गया। अगला सवाल है, चलिए, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित करिए। जाजल देव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, बहारेंद्र शाह, लक्ष्मण शाह। एक तरफ राजा के नाम है और एक तरफ उनके शासनकाल का समय है। अगर आप लोग क्लास पढ़े होंगे तो क्लास में मैंने बताया था, ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। कली, कमल, है ना, उसके बाद फिर रब्जा। रब्जा नाम याद करने के तरीके, कली, कमल, र प ज, र प ज। र मतलब रत्नदेव, प मतलब पृथ्वीदेव, ज मतलब जाजल देव, र मतलब फिर से रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जा मतलब जाजल देव। ये तीनों प्रथम प्रथम, ये तीनों द्वितीय द्वितीय। ये कलिंग राज, ये आपका कमल राज। 1000 से चालू होगा, 1000 से 15। सारा कुछ क्लास में रटवा दिया था बिल्कुल सरल तरीके से। चलिए, और यहाँ पर अभ्यर्थियों के जो है कमेंट आ रहे हैं 4 1 2 3। वेरी गुड, क्या बात है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 1 2 3। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जाजल देव प्रथम का है आपका 1090, ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय का है 1123, और उसके बाद बहारेंद्र शाह का आपका है दूसरा 1495, और उसके बाद आखिरी में लक्ष्मण शाह। स्पष्ट, बहारेंद्र शाह, लक्ष्मण शाह, बहारेंद्र शाह और लक्ष्मण शाह, ठीक है। ये बाद के राजा हुए कलचुरियों में। चलिए अगले सवाल को बढ़ते हैं तेजी से। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में है वंशी यानी कलचुरी शासकों को की राजधानी थी? तुम्माड़, रतनपुर, पाली, रायपुर। है वंशी,
और ये आपका लाहौरी वंश। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में छोटा सा ये सवाल कई बार दिमाग को झकझोर देता है। कलचुरी, छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी वंश के बाद में दो ब्रांच बन गए, है वंशी और लहोरी। है वंशी जो है रतनपुर क्षेत्र को बोला जाता था, शिवनाथ नदी के विभाग के ऊपर 18गढ़ वाले एरिया, और लहरी वंश आपका रायपुर क्षेत्र में, रायपुर शाखा, और ये रतनपुर शाखा है। रतनपुर शाखा को है वंशी, और आपका जो है लाहौरी वंश को रायपुर शाखा से जोड़ा जाता है। ट्राई करिए। जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो मेरे क्लास को लाइक कर देना भाई, जय बुढ़ादेव बोल के। और आप सभी को एडवांस महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सबको सद्बुद्धि, सबको तपस्या करने की ताकत मिले, हर परिस्थितियों में समभाव रहने की शक्ति मिले, हर परिस्थितियों को आप लोग सह सको, हर परेशानियों को झेल सको, हर परेशानियों को दूर कर सको, इतनी शक्ति भगवान महादेव दे। मैं ये चाहता हूँ कोई कमज़ोर ना बने, हर कोई शक्तिशाली बने, क्योंकि हमें बनना है विश्वगुरु, भारत को बनाना है विश्वगुरु। हर हर महादेव। चलिए, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है वंशियों को लेकर शासकों की राजधानियाँ थी। जवाब आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक, जवाब हर हर महादेव आ रहा है पूरा जवाब, तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, रायपुर को नहीं लेना है ना। तो है वंशी बोलने से रतनपुर शाखा, तो रतनपुर शाखा में तमाड़ पहले राजधानी बना, फिर आपका रतनपुर, और पाली भी कुछ समय के लिए था, लेकिन रायपुर आपको लाहौरी वंश से जोड़ना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है वंश शाक्यों की राजधानियाँ थी। 1 2 3 ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी, तुम्माड़, जाजल्यपुर और रतनपुर। बड़ा अच्छा सवाल है, बेसिक सवाल है, ट्राई करिए। कलचुरियों की राजधानी नहीं थी छत्तीसगढ़ के कलचुरियों की ना। कलचुरियों का परिवार अलग अलग क्षेत्रों में बसा हुआ था, और एक ऐसा राजा आया जाजल्य प्रथम, जो कि गज शार्दुल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने परिवार से अलग रहकर स्वतंत्र शासन, स्वतंत्र सरकार, स्वतंत्र राजतंत्र स्थापित किया। तो ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। कलचुरियों की राजधानी नहीं था। 23 का बताओ, क्या होगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरियों की राजधानी नहीं था? त्रिपुरी, तुम्माड़, जाजलपुर, रतनपुर। और यहाँ पर ऑप्शन, ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जाजलपुर। ठीक है, तो कलचुरियों की पहले की राजधानी त्रिपुरी भी था, तुम्माड़ भी था, रतनपुर। जाजलपुर एक नगर था, नगर बसाया था, एक शहर बसाया था जाजल देव ने, लेकिन उसको अपनी राजधानी नहीं बनाया था। राजधानी उनके शासनकाल में भी रतनपुर ही था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। कई लोग हो सकता है त्रिपुरी को ले ले, तो त्रिपुरी तो है इनका कहना चाहिए शुरुआती जो राजधानी था, जहाँ से कलिंग आए थे। स्पष्ट है, चले आगे बढ़ते हैं। बस्तर के काकतीय राजवंश के निम्नलिखित शासकों के शासनकाल के सही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब बात आ रही है काकतीय वंश। काकतीय वंश, जिसको चालकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। चालकी वंश, चालुक्य से निकला हुआ चालकी वंश, या कुम्हड़ा, कुम्हड़ा फलीमा वंश भी बोलते हैं, कुम्हड़ा फलीमा वंश। बस्तर के बारे में बात करें तो दूसरा सबसे खास राजवंश है आपका काकतीय वंश। काकतीय वंश, इससे जुड़ा सवाल है। बस्तर काकतीय राजवंश में निम्नलिखित शासकों के शासनकाल क्रम पुरुषोत्तम देव, भैरम देव, प्रताप राजदेव और नरसिंह देव। अन्नम देव द्वारा स्थापित काकतीय वंश के बारे में बताइए।
ठीक है, यहाँ पर परिवार को जमाना है पुरुषोत्तम, भैरम, प्रताप और नरसिंह। इन राजाओं के क्रम को आपको याद करके जाना है, प्रश्न पूछता है। ठीक है, और बहुत ही सरल तरीके से मैंने क्लास में बताया था कैसे इसको याद करना करके, पूरा रटवा दिया था। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए ट्राई करिए, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 2143। 2143। आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? बी होगा 1342। ठीक है, कोई बोल रहा है ए बोल रहा है, कोई बोल रहा है बी बोल रहा है। भैरम देव, पुरुषोत्तम देव, प्रताप राज देव और नरसिंह देव। तो इसका सही जवाब ए नहीं बी होगा ना। बी इज द करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। पहला बी होगा पक्का। देखो ए होगा कि बी होगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। ए बी में बोले जा रहे हैं, इसका सही जवाब होगा पुरुषोत्तम देव। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका ए 2143। याद रख लेंगे, पुरुषोत्तम देव, उसके बाद आप सॉरी भैरम देव, उसके बाद पुरुषोत्तम देव, उसके बाद आपका जो है ये नरसिंह देव और आपका ये प्रताप देव इज द करेक्ट आंसर। बी मत लेना भैया, गड़बड़ हो जाएगा। स्पष्ट है, करेक्ट ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काकतीय वंश से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। कथन दूसरा बोला जा रहा है प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक सन 1916 में हुआ था। कथन तीसरा बोल रहा है कि राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु मात्र 12 वर्ष थी। चलिए कथनों पर विचार करिए और बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बड़ा ही दिलकश सवाल है। काकतीय वंश के एक ऐसी राजकुमारी और महारानी से जुड़ा हुआ है जहाँ से सवाल इनसे जुड़ा कई बार आया हुआ है। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। बस्तर का काकतीय वंश सबसे फेमस राजवंश है, आपको ध्यान रखना है। क्या होगा इसका सही जवाब। प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक है, 1921 या 1922 या 1936 के आसपास इनका शासनकाल था। बताइए। करेक्ट आंसर आप लोग का जवाब आ रहा है सी। चलिए देखते हैं क्या है सही, वाकई में सी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न का सही जवाब ए बी सी तीनों नहीं, सही जवाब है डी। कथन 1 और कथन 2 गलत है, कथन 3 सही है। याद रखना प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी, ये भी गलत है, आपको ध्यान रखना है। कुमार जो देवी है इसका राज्याभिषेक 1916 में हुआ था और राज्याभिषेक जो है के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष था। तो यहाँ पर पहले के 2 कथन गलत है, आपको ध्यान रखना है। इनका जो है राज्याभिषेक ओके 1922 में हुआ था, ना कि 1916 में। और प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की जो है द्वितीय महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका, आपको याद रखना है, प्रथम महिला शासिका। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कई लोग का एक्सीडेंट हुए हैं ऑनलाइन में, ध्यान से देखेंगे। ओके चलिए।
अगला सवाल है छत्तीसगढ़ में मराठा काल के बारे में बात करते हैं। मराठा काल में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? पहला, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। दूसरा बोल रहा है बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। तीसरा है महिपत राव दिनकर, विट्ठल पंडित आदि छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए। मराठा काल से जुड़ा हुआ सवाल है, शानदार, जबरदस्त। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। मराठा काल, बिंबाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, व्यंकोजी भोसले, अप्पाजी भोसले। ठीक है, बिंबाजी भोसले सबसे महान प्रसिद्ध शासक हुए छत्तीसगढ़ में मराठा काल के। उतने ही खराब आपके व्यंकोजी भोसले थे। सूबा शासन में आप लोग पढ़े हो महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, पिंकोजी पिंडरी, कुल्लकर, सखाराम हरी, सीताराम टाटिया, यादव राव दियाकर, ये सब आप लोग पढ़े हो। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। और यहाँ पर मैं अभ्यर्थियों का सवालों का जवाब देख रहा हूँ, तो आप लोग का जो जवाब आ रहा है वो बी की ओर आ रहा है। क्या बात है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबा शासन प्रारंभ किया। ये गलत है। ठीक है, बाकी मराठा सेनापति भास्कर पंत ने करेक्ट, रतनपुर अधिकार किया, महिपत राव सूबेदार थे, करेक्ट। तीसरा है ना, बी इज द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूबा शासन किसने शुरू किया? तो सूबा शासन आपको याद रखना है व्यंकोजी भोसले ने शुरू किया। व्यंकोजी, ठीक है, तो याद रखना व्यंकोजी भोसले, जिनको धुरंधर उपाधि प्राप्त थी। धुरंधर पिक्चर आया था, धुरंधर। ठीक, तो व्यंकोजी भोसले आपको याद रखना है, इनके द्वारा जो है सूबा शासन शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार और उनकी घटनाएं से जोड़िए। ए बोल रहा है महिपत राव, बी बोल रहा है विट्ठल राव दिनकर, द बोल रहा है केशव गोविंद, द बोल रहा है बीकाजी गोपाल। महिपत राव से जुड़ा हुआ यह सामने देखिए, कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा, सरगुजा की सियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न और जेटी ब्लंट का छत्तीसगढ़ में यात्रा। सम्मिलित करिए क्या होगा सही जवाब। देखिए 27वां है 27। महिपत राव दिनकर। क्या होगा सही जवाब बताइए 27वां का। और इस प्रश्न का सही जवाब है 27वां का बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो महिपत राव है, महिपत राव के बारे में आपको याद नहीं, इनके समय में फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी। और विट्ठल राव दिनकर के समय आपको याद रखना है जेटी ब्लंट की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी, जिसके विरोध में जो है भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ। केशव गोविंद, जो इन्होंने सबसे लंबे समय तक जो है सूबेदार रहने का रिकॉर्ड बनाया, इनके बारे में आपको याद रखना है। कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ यात्रा हुई थी। और बीकाजी गोपाल, इनके समय में सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का प्रश्न उठा, के लिए विरोध भी हुआ। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कारण सत्य है जिसमें इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? ए, नागपुर के भोसला शासक अप्पा साहब को अंग्रेजों ने पराजित किया। बी, अप्पा साहब ने इस राज्य को अंग्रेजों को दे दिया। सी, अप्पा साहब के साथ संधि के अनुसार इस राज्य को अंग्रेजों को सौंप दिया। डी, 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंट जेनकिंग्स ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की आवश्यकता समाप्त होने तक संपूर्ण मराठा राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। ट्राई करिए ए, बी, सी, डी। कौन सा कारण सही है जो इस राज्य को ब्रिटिश संरक्षण में जाना पड़ा? ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। अच्छा सवाल है, कोशिश करिए। तो यहां पर इस प्रश्न का सही जवाब मैं देख रहा हूं आप लोग का बिल्कुल करेक्ट, डी इज द करेक्ट। 31 मई 1818 को नागपुर के रेसिडेंट जेनकिंग्स ने घोषणा की कि रघुजी तृतीय की जो है अभी आयु नहीं हुई है कि ये राजगद्दी को संभाल सके, अभी अवयस्क है, तो इसके समाप्त होने तक जो है वो जब तक बड़ा नहीं होता तब तक जो है
संपूर्ण मराठा राज्य पर जो है ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा और यहाँ पर ब्रिटिश अधीक्षक लोग आए और यहाँ पर शासन के लिए, ठीक है, 6 ब्रिटिश अधीक्षकों के माध्यम से जो है यहाँ पर क्या हुआ, शासन हुआ। स्पष्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर, टकोली एक कर है, ये वसूला गया ब्रिटिश नियंत्रण काल में। दूसरा है जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। तीसरा है जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत करने के लिए कहा गया क्या। सही उत्तर चुनिए, इसमें आपको सही उत्तर देखना है, क्या होगा इसका सही उत्तर। ट्राई करिए, ये आपका मराठा काल और ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ सवाल है। कथन पर सही को चुनना है, गलत को नहीं चुनना है। ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली कर वसूला जाता था। जमींदारों से निर्धारित दस्तावेज में हस्ताक्षर कर उन्हें सहमत के लिए कहा जाता था। जमींदारियों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया जाता था। और यहाँ पर जो जवाब आ रहा है ए और बी में गहमा गहमी हो रहा है, ए बी डी में, ए बी और डी में। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, 1 और 3 सही। आपका जो है जमींदारियों से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया, ये गलत है, आपको ध्यान रखना है। पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। स्पष्ट, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है 30th, हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। दूसरा है आपका राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। तीसरा बोल रहा है छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र का प्रकाशन। और चौथा है प्रांतीय कांग्रेस के 3य सत्र का रायपुर में आयोजन कब हुआ। मिलान करके बताइए ऑप्शन, चलो ट्राई करिए। हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। फटाक से जवाब दीजिए, ट्राई करिए सही जवाब क्या होगा। चलिए, और यहाँ पर बहुत अच्छा सवाल, तो ध्यान रखेंगे हिंद, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन, क्या बोल रहे हो आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट, ए इज द करेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान रखें हिंद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ है, तो हिंद केसरी का आपको याद है 1908 में हुआ है। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय याद रखें, बहुत ही फेमस एग्जाम में बार बार आता है, इसका हुआ है 1909 में हुआ है। और छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ का पहला औपचारिक रूप से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ 1900 में, छत्तीसगढ़ मित्र आपको याद रखना है। और उसके बाद बच गया ऑप्शन आपको 1907, जहाँ पर रायपुर में जो है आयोजन हुआ 3य कांग्रेस का सम्मेलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र और इधर आपका साहित्यिक संस्थाओं को सुमेलित करिए। छत्तीसगढ़ मित्र, बुद्धि प्रकाश सभा, सरस्वती पुस्तकालय, आनंद समाज पुस्तकालय, ठीक है। इधर आपका दिया है रायपुर, बिलासपुर, पेंड्रा, राजनांदगांव। क्या होगा इसका सही जवाब, ट्राई करिए, बहुत अच्छा सवाल है। छत्तीसगढ़ मित्र, बुद्धि प्रकाश सभा, सरस्वती पुस्तकालय, आनंद समाज पुस्तकालय, ये कहाँ कहाँ हैं, इनके संस्थान कहाँ कहाँ हैं बताइए। चलिए, तो और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को आ रहा है सी करेक्ट, सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ मित्र आपका जो है ये गोरेला पेंडा मरवाही जीपीएम से आपको ध्यान रखना है। और बुद्धि प्रकाश सभा ये बिलासपुर, बुद्धि से बिलासपुर याद रखना है। सरस्वती पुस्तकालय आप लोग जानते हो, रट डालो राजनांदगांव आपको ध्यान, और आनंद रायपुर में है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चारों के चारों खास पुस्तकालय और आपका प्रकाशन संबंधित है, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत एग्जाम में रिपीट फॉर्म में आता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, इसके बारे में फुल जानकारी।
चलिए अगले सवाल आते हैं हम लोग आधुनिक छत्तीसगढ़ से। 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ, क्या कथन सही है? 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया, ये सही है। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज जो वाचनालय है वहां पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया, क्या ये सही है? चलिए ट्राई कीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। ये आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। ट्राई करिए, 3 बातें हैं जो कि आधुनिक इतिहास संबंधित है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी सी, बिल्कुल नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा। 20 दिसंबर को ही पहली बार छत्तीसगढ़ जो है 1920 में महात्मा गांधी आए पंडित सुंदरलाल शर्मा के कहने पर। उन दिनों जो है महात्मा गांधी कलकत्ता के क्षेत्र में थे, वहाँ पर जो है कुछ खास कार्यों से गए हुए थे। ठीक है, 21 दिसंबर को यहाँ पर, वहाँ से 20 से जब आए 21 को इधर अलग अलग जगहों में धमतरी गए थे, कंडेल नहर सत्याग्रह के नाम से आए थे। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह जो कि सफल हो गया इनके आने से पहले ही। अगले सवाल के बढ़ते, इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर के कौन से स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया? लॉरी स्कूल, आनंद समाज वाचनालय, सरावा भाटा और बूढ़ा तालाब के पास। गांधी जी से जुड़ा हुआ एक न एक सवाल जरूर पूछता है हर साल सीजीपीएससी में, इसके बिना अधूरा है। चलिए ट्राई करिए, क्या होगा, कोशिश करिए, ऑनलाइन वाले ट्राई करो। अभी लगातार 8 दिनों तक मेरे साथ अभ्यास करना है, डेली आइएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर इस प्रश्न का 33वां का सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, आनंद समाज वाचनालय के समीप, जो कि रायपुर में स्थित है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं। खाली स्थान है, इस खाली स्थान को फिल करना है। खाली स्थान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया। ऑप्शन है अंग्रेजों के द्वारा बीजापुर के शासक की गिरफ्तारी, रायपुर के मोहरा क्षेत्र में खनन पर रोक, धमतरी में कंडल नहर पर कर का आरोपण, कांकेर में मालेगांव ग्राम में खेती पर प्रतिबंध। चलो ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। अच्छा सवाल है, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल अगर नया लग रहा होगा, कोई नए अभ्यर्थी हो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे सीजीपीएससी के लिए टीम के द्वारा रोजाना महामैराथन क्लास होगा भाई, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक डेली, और 21 तारीख को पूरा दिन भर रहेगा 12 घंटे का। और यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, धमतरी में कंडेल नहर पर क्या लगा हुआ था, कर लगा हुआ था, जिसके कारण जो है गांधी जी पहली बार आए थे। स्पष्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रांत की विधान परिषद में 1924 से 1926 तक छत्तीसगढ़ से निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य कौन कौन थे? ऑप्शन ए राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर, वकील घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग वाले, उपरोक्त सभी। स्वराज दल जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी, स्वराज दल। राघवेंद्र राव, रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त। ट्राई, अगर इस प्रश्न का सवाल सही जवाब दे दिए तो मान के चलो कि आप लोग का आधुनिक छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा कमांड है। ट्राई करिए। और इस प्रश्न का जवाब ए बिल्कुल नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि तीनों के तीनों शामिल थे, राघवेंद्र, रविशंकर, घनश्याम, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, चकमा दिए ना। तो यहाँ पर राघवेंद्र राव, रविशंकर, घनश्याम सिंह गुप्त, आपको याद रखना है ये हमारे बिलासपुर वाले भाई साहब मेन नेता, रायपुर के मेन नेता और दुर्ग के नेता, बच गया तीनों। तो तीनों के तीनों जो है मेन आदमी जो है, आपको ध्यान रखें, स्वराज दल के सदस्य में शामिल थे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापक में कौन नहीं थे? यहाँ पर बात है कि नहीं वाला। चलो ट्राई करो, कौन नहीं थे, क्यों नहीं थे? तो बताओ, छत्तीसगढ़ राज्य में 1922-23 में स्वराज पार्टी के संस्थापकों में कौन नेता नहीं थे? आप जानते हो कि कांग्रेस में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी चौरा चौरी कांड के बाद जो है आंदोलन समाप्त कर दिए, तो फिर वाद विवाद हुआ है ना, कई लोग जो है अपना नया पार्टी बना लिए, नाम था स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू के सानिध्य में। ठीक है,
CD दास के माध्यम से। तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं था, और एग्जाम में बार बार आता है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित सुंदरलाल। गांधीवादी विचारधारा थे, गांधी को जीवन भर, है ना, उनके आत्मा में बसा हुआ था, तो गांधी के पार्टी कांग्रेस को छोड़ नहीं सकते थे, ये मान के चलिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है नेता नहीं थे, बाकी रविशंकर, राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छदीलाल शामिल थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 1930 में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस और नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? अगस्त 1930 में दुर्ग जिले के पोड़ी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस और नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? घनश्याम सिंह, रघुनंदन, VY तामस्कर, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ट्राई करिए। क्या होगा इसका सही जवाब? कोशिश करिए। किसके नेतृत्व में किया गया? 1900 दुर्ग जिले के गांव है, गांव का नाम है पोड़ी गांव, जो कि बालोद में आता है। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है जुलूस और नारे लगाने का काम किया गया। चलो ट्राई करिए। और यहाँ पर A B में गहमागहमी हो रहा है, A और B में। बड़ा जोरदार सवाल है। और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी इज द करेक्ट है, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। याद ना, सरयू प्रसाद अग्रवाल के बड़े भैया नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। इनके जो है नेतृत्व में पोड़ी ग्राम में जो है अगस्त 1930 में क्या हुआ, यहाँ पर जुलूस निकाला गया ब्रिटिश कानून के विरोध में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 32, 33 वाले से संबंधित है? ऑप्शन ए, लोगों ने सरकारी उपाधि नौकरी का त्याग किया, अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह आयोजित हुआ, व्यापक पैमाने पर तोड़फोड़ और हिंसा हुई, क्रांतिकारियों ने कांग्रेस साथ मिलकर आंदोलन चलाया। ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब? 38 का बताइए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है? सविनय, दूसरा गांधी जी का महा आंदोलन व्यापक आंदोलन था। पहला तो असहयोग था, दूसरा फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन। 3 उनके राष्ट्रीय या राष्ट्रव्यापी आंदोलन थे। आप लोग का मैं कमेंट देख रहा हूं, कौन सा होगा सही जवाब? और इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है, सटीक जवाब है ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है, बी आपका सही जवाब है। अनेक स्थानों पर जंगल सत्याग्रह, तो जो मध्य भू अवस्थित जो राज्य थे वहां पर जंगल पर सत्याग्रह हुआ, और जो समुद्र के तट में इलाके थे वहां पर नमक आंदोलन, नमक कर आंदोलन। तो यहाँ पर जंगल सत्याग्रह उसमें खास हुआ। ये जुड़ा हुआ है किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं स्पीडली। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? रुद्री जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह, कटघोरा जंगल सत्याग्रह, गाटासिरी जंगल सत्याग्रह। इधर है रुद्री से नवागांव धमतरी, तमोरा महासमुंद, कटघोरा कोरबा, गाटासिल्ली जांजगीर चांपा। सुमेलित नहीं है, ट्राई करिए कौन सा जवाब सही होगा। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रुद्री तो आपका धमतरी में है, तमोरा महासमुंद में है, कटघोरा जंगल सत्याग्रह कोरबा में था, गाटासिल्ली जांजगीर चांपा में नहीं है, बल्कि गाटासिल्ली कहाँ है? ये भी आपका धमतरी में है। ठीक है, जहाँ पर सिलियारी नदी बहती है, जहाँ पर माड़मसिल्ली बांध है। ठीक है, साइफन बांध पहला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसको प्रारंभ किया? मौलाना अब्दुल रऊफ, यति यतनलाल जैन, लक्ष्मी नारायण दास, पंडित रविशंकर शुक्ल। ट्राई करें, बेस्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब?
और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंडित रविशंकर शुक्ल। एग्जाम में याद रखना, बार बार पूछाता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो और व्यक्तिगत रूप से लड़ाई लड़ो। अगला है नवंबर 1940 में, बात है 1940 की, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया? वो स्थान का नाम बताइए। माना, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, रांची। ट्राई करिए कहाँ से शुरू किए वो। ऑनलाइन के सभी अभ्यर्थी ट्राई करिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। इंडियन जीएस, सीजीजीएस संपूर्ण सिलेबस के आधार पर जो है रोजाना 8 घंटे का जो है क्लास होगा। 8 घंटे नहीं, 8 12 6 घंटे का महामैराथन। 6 घंटा हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, बाकी टाइम अपना सेल्फ स्टडी करिए। तो नवंबर 1940 में इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित सवि रविशंकर शुक्ल ने किया। कहाँ से किया? और आप सभी के जवाब मैं देख रहा हूँ ए, बी, सी, और इस प्रश्न का सही जवाब है माना। तो माना आपको याद रखना है, माना। कहाँ से? माना से। वेरी गुड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? ट्राई करिए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ट्राई करिए, क्या होगा? जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं पूरा छत्तीसगढ़ का कंप्लीट कराऊंगा, करंट अफेयर से लेकर आर्थिक सर्वेक्षण से लेकर सारा कुछ इन 8 दिनों में हम पूरा फास्ट रिवीजन, फास्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठाकुर छेतीलाल ने पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? स्किप। और इसका सही जवाब है 22 अक्टूबर 1940। याद, सीजीपीएससी में जो प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेगा उसको बिल्कुल छोड़ के आना है। माइनस मार्किंग आप जानते हो कितना ज़बरदस्त रहता है, 1/3 रहता है। तो आपको जो है जबरदस्ती तुक्का नहीं मारना है, तुक्का से बचना है सीजीपीएससी में। 22 अक्टूबर 1940। जब तक 50-50 पता ना हो तब तक खिलना नहीं है, एकदम आंख मूंद के नहीं मारना है। तो यहाँ पर ठाकुर छेदीलाल ने पदयात्रा का नेतृत्व जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में 22 अक्टूबर 1940 को किया था, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल। प्रागत्य, हाँ चलो एक काम कर रहा हूँ, आज मैं इतना ही करा देता हूँ क्योंकि मेरे पास अब आज के लिए इतना ही है। कल जो है पार्ट 2 और करेंगे, कल एक बार फिर से फास्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग जो है तैयार रहिएगा, जितने भी प्रतिभागी हैं। ठीक है जी। और सीजीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है हमारे संस्थान के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, आप लोग जरूर टेस्ट सीरीज दिलाइएगा। मॉडल टेस्ट सीरीज 5 मॉडल टेस्ट सीरीज है, तो आपको ऐप में जाकर दिलाना होगा। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 3 टेस्ट जरूर दिलाइएगा। तो साध्य पीसी एकेडमी के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है मॉडल टेस्ट। जिन लोगों ने अभी तक नहीं दिलाया होगा, बिल्कुल सुसज्जित तरीके से बनाया गया है, व्याख्यात्मक शैली में, टू द पॉइंट, टॉपिक वाइज, सब्जेक्टिव वाइज, और आपका जो है मॉडल टेस्ट सभी प्रकार के। टोटल 35 टेस्ट है। उस 35 टेस्ट में अगर 5 टेस्ट भी दिला लेते हो तो आपकी एक प्रैक्टिस अच्छी खासी एग्जाम से पहले हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ख्याल रखेंगे। छत्तीसगढ़ में एक एग्ज़ाम सीजी टेट जैसा एग्ज़ाम जिसको लोग हल्के में लेते थे, इतना खतरनाक प्रश्न पूछा था, इतना लेंदी क्वेश्चन पूछा था, 1.5 घंटे में, सॉरी 2.5 घंटे में 150 सवाल सॉल्व करना था। इतना टफ था कि लोग 150 सवाल को पढ़ भी नहीं पाए पूरा, इतना टफ कर दिया है। व्यापम ने अपने पैटर्न से सबको चौंकाया है। हो सकता है सीजीपीएससी भी इस बार चौंका दे, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस ज़रूर करें। सबसे जो बड़ी कमी देखी गई वो ये थी कि स्पीड ना पढ़ने से कई सारे सवाल छोड़ दिए। तो आप लोग को टेस्ट सीरीज जरूर दिलाना चाहिए, कम से कम 3, मिनिमम 3 आपको दिलाना है। इसलिए टेस्ट सीरीज आपको साध्य पीसी एकेडमी के ऐप में अवेलेबल है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग जरूर दिलाने का प्रयास करें, विद इन, ठीक है, टाइम में आप लोग को दिलाना है। ठीक है साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट। कल और होगा, और कल संडे को पूरा छत्तीसगढ़ का जो है पंचायती राज को एक ही क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। कल आप लोग तैयार रहेगा, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज और छत्तीसगढ़ का नगरीय निकाय पर आधारित रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के लिए